हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज के इस लेक्चर में हम अगस्त तंत्र का एक और नया चैप्टर जो कि है बच्चों विष चिकित्सा यानी कि मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हम इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करें तो बच्चे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस आपको इस चैप्टर में 4 टॉपिक पढ़ना है। कौन कौन से? तो बच्चे पहला टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग एंड डेड। क्या टॉपिक है बच्चों? डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग एंड डेड। दूसरा टॉपिक है बच्चों चतुर्विंशति उपक्रम। तीसरा टॉपिक है बच्चों जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है। और चौथा टॉपिक है बच्चों ड्यूटीज ऑफ मेडिकल ऑफिसर। ड्यूटीज ऑफ मेडिकल ऑफिसर इन केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग। ठीक है। तो बच्चे इस तरह से विष चिकित्सा में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस आपको ये 4 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है। ये 4 टॉपिक में से बच्चों 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से? तो पहला टॉपिक है चतुर्विंशति उपक्रम और दूसरा टॉपिक है बच्चों जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। मैंने पिछले साल के पेपर्स को एनालिसिस किया, मेरे को ये जानने को मिला कि बार बार या तो चतुर्विंशति उपक्रम से पूछा गया है या जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग से पूछा गया है, वो भी कितने मार्क्स में? 10 मार्क्स में, यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है। तो बच्चे जब भी आप पढ़ने जाओ, आपके पास समय कम हो, तो पहले आपको ये 2 टॉपिक को कवर करना है। ठीक है। बाकी की ये जो 2 टॉपिक है बच्चों एकदम आसान टॉपिक है ना। एक बार आप रीडिंग करोगे तब भी ये कवर हो जाएगा, लेकिन ये 2 टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है। चलिए, तो इस तरह से बच्चों अभी तक हमने देखा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस। ठीक। नाउ आज का हमारा जो टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग। ठीक है। यहाँ पर जो डेट लिखा हुआ है इसको आप हटा दो, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक क्या है बच्चों? डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग, यानी कि जीवित व्यक्ति में जहर का निदान, जीवित व्यक्ति में विषाक्तता का निदान। ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, तो बच्चे आप कल्पना करो आप एक अस्पताल में ड्यूटी कर रहे हो, है ना। ड्यूटी करने के दौरान क्या होता है बच्चों, एक परिवार एक 25 साल के युवक को लेकर आता है ना। आपको बताते हैं वो कि डॉक्टर साहब पता नहीं इसने कुछ खा लिया, खाने की वजह से ये अचानक उल्टियाँ करने लगा, है ना। इसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और ये अचानक बेहोश हो गया। साथ में आप खुद भी उसको ऑब्जर्व करते हो, आपको मालूम पड़ता है कि उसके मुख से झाग निकल रहा है ना, या उसके मुख से लगातार लार निकल रही है। ठीक है। तो ये सब सिम्टम देख के आपको ये समझ में आ जाता है कि ये पॉइजनिंग का केस हो सकता है। ठीक है। 90% आप क्लियर हो जाते हो कि ये पॉइजनिंग का केस है। ठीक है। लेकिन उसके परिवार वालों को ये नहीं पता है कि इसने क्या खाया है जिसकी वजह से ये सब होने लगा। ठीक है। तो आप क्या करोगे? पता लगाने की कोशिश करोगे कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्या खाया जिसकी वजह से इसको अचानक उल्टियाँ होने लगी, मुख से झाग आने लगा, है ना, या ये बेहोश हो गया। ठीक है। या इसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, है ना। यानी कि सिम्टम किस कारण आए, क्या खाने से आया। ठीक है। तो पता लगाने के लिए आप क्या करोगे बच्चों? डायग्नोस करोगे, आप क्या करोगे? निदान करोगे। ठीक है। कि इसने क्या खाया जिससे इसको ये सिम्टम आने लगे। ठीक है। तो बच्चे डायग्नोज करने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका है बच्चों हिस्ट्री टेकिंग, है ना। यानी कि जो भी उसके साथ आए हुए हैं उस व्यक्ति के साथ, तो आप क्या करोगे? उन व्यक्तियों से पूछताछ करोगे, जांच पड़ताल करोगे कि उसने कब खाया, है ना। या कभी कभी परिवार वालों को पता भी होता है कि उसने क्या खाया। ठीक है। तो आप पूछोगे कितनी क्वांटिटी में खाया। ठीक है।
इस तरह से आप क्या करोगे, परिवार वालों से पूछताछ करोगे। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है बच्चों, डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग में हिस्ट्री टेकिंग, यानी कि उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ, पेशेंट के साथ जो जो भी आए हुए हैं उनसे आप क्या करोगे बच्चों, जांच पड़ताल करोगे, पूछताछ करोगे। ठीक है, तो पहला क्या है बच्चों, हिस्ट्री टेकिंग, है ना। हिस्ट्री टेकिंग में आप क्या क्या करोगे, तो पहला जैसे कि टाइम ऑफ एक्सपोजर, आप परिवार वालों से पूछोगे कि किस समय इसने खाया, है ना, जो भी खाया उसने किस समय खाया। ठीक है, व्हेन द पॉइजनिंग ऑकर्ड। ठीक है, दूसरा आप क्या करोगे बच्चों, पूछताछ, क्या उसने खाया, यानी कि पॉइजन का नाम, है ना, या कोई मेडिसिन लिया हो तो उसका नाम, है ना, या कोई केमिकल के कांटेक्ट में आने से ऐसा हुआ तो उस केमिकल का नाम। ठीक है, या हो सकता है वो किसी विषैले पौधे के संपर्क में आ गया हो, इससे उसको ये लक्षण आने लगे, या हो सकता है वो किसी विषैली गैस के संपर्क में आ गया हो, इससे उसको ऐसा होने लगा, तो किस वजह से होने लगा। ठीक है, देन कितने अमाउंट में उसने लिया, है ना, एस्टिमेटेड क्वांटिटी, है ना, एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद रूट ऑफ एक्सपोजर, यानी कि कौन से रूट से लिया, यानी कि उसने ओरल कैविटी से लिया, स्वेलोट, या उसने, उसको जो ये लक्षण आने लगे वो किसी चीज को सूंघने की वजह से आने लगे, या इंजेक्शन के थ्रू, या किसी विषैले पदार्थ के स्किन के कांटेक्ट होने से होने लगा, या बच्चों किसी विषैले पदार्थ का आंख से संपर्क हुआ, इससे ये लक्षण आने लगे। ठीक है, तो रूट ऑफ एक्सपोजर क्या है ना। रीजन फॉर एक्सपोजर, यानी कि किस कारण ऐसा हुआ, या तो एक्सीडेंटल हो सकता है ना, या बच्चों ऑक्यूपेशनल हो सकता है, यानी कि हो सकता है वो फैक्ट्री में काम कर रहा हो और वहां से कोई विषैली गैस लीक हो गई हो जिस कारण उसको ये लक्षण आने लगे। ठीक है, या बच्चों ये रिक्रिएशनल हो सकता है, यानी कि हो सकता है बच्चों उस व्यक्ति का किसी ने मर्डर करने की कोशिश की हो, है ना, या बच्चों ये इंटेंशनल हो सकता है, यानी कि सुसाइड करने की उसने कोशिश की हो। ठीक है, तो क्या कारण है ना, ये आपको पता लगाना है हिस्ट्री टेकिंग में। ठीक है, तो ये सब आप किनसे पता लगाओगे, उसके साथ जो जो भी रिलेटिव या फ्रेंड आए होंगे या कोई भी दूसरे व्यक्ति आए होंगे तो उनसे आप पूछताछ करोगे, है ना, यानी कि उसने क्या लिया, कितनी मात्रा में लिया, कब लिया, कौन से रूट से लिया। ठीक है, मैंने जो पहले डिस्कस किया था वो तो एक केस था, है ना, ऐसे बच्चों कई सारे केस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक तरीका होता है जिसमें आप क्या करते हो, उसके परिवार वालों से पूछताछ करते हो कि क्या लिया उसने, है ना, कितनी मात्रा में लिया, कब लिया, क्यों लिया। ठीक है, तो ये सब चीजों का आप क्या करते हो बच्चों, पूछताछ करते हो, यानी कि सबसे पहला तरीका है जांच पड़ताल करना उसके परिवार वालों से या उसके साथ जो भी कलीग आए हुए हैं उनसे। ठीक है, एंड इसके अलावा बच्चों इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रीवियस ट्रीटमेंट मेडिकेशन शुड बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, उसके परिवार से आपको पूछताछ करके यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि उसको कोई दूसरी दवाई तो नहीं चल रही है ना, यानी कि हो सकता है उसको कोई दूसरी बीमारी हो, है ना, और उसकी वो क्या ले रहा हो, दवा ले रहा हो, तो हो सकता है उस दवा की वजह से भी ऐसा हो जाए। तो एक इस तरह से बच्चों प्रीवियस हिस्ट्री भी ले लेना चाहिए कि वो कोई दूसरी दवाई तो नहीं ले रहा है ना। तो इस तरह से बच्चों सबसे पहला तरीका है वो क्या है बच्चों, हिस्ट्री टेकिंग। ठीक, हाँ, दूसरा तरीका है बच्चों क्या है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, है ना। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अभी तक तो आपने क्या किया बच्चों, उसके परिवार वालों से या उसके साथ जो भी व्यक्ति आए हुए हैं उनसे पूछताछ की, जांच पड़ताल की। ठीक है, अब आप क्या करोगे, खुद से क्या करोगे बच्चों, उस पेशेंट को ऑब्जर्व करोगे, है ना। तो किस चीज को आप ऑब्जर्व करोगे, है ना, तो आप क्या करोगे बच्चों, उसकी हार्ट रेट को चेक करोगे, है ना, उसकी हार्ट रेट को चेक करोगे आप। ठीक है, अगर उसकी हार्ट रेट बच्चों कम हो गई है यानी कि ब्रेडिकार्डिया, तो हो सकता है बच्चों उसको ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग हो सकती है, या बीटा ब्लॉकर्स उसने लिया हो, है ना। अगर उसकी हार्ट रेट क्या हो गई बच्चों, इंक्रीज हो गई हो, तो बच्चे हो सकता है उसने जो सब्सटेंस खाया है उसमें केमिकल कौन सा हो सकता है, एम्फेटामाइंस हो सकता है, या एंटी कोलिनर्जिक हो सकता है। ठीक है, आप उसके ब्लड प्रेशर को चेक करोगे, है ना, अगर उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया है तो हो सकता है बच्चों उसने सिडेटिव्स लिया हो, है ना, या उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो हो सकता है उसने कोकेन या एम्फेटामाइंस लिया हो। ठीक है, आप उसकी रेस्पिरेटरी रेट चेक करोगे, है ना,
अगर डिप्रेस्ड हो गई है तो हो सकता है उसने ओपोइड्स का इंटेक किया हो, है ना, या हाइपर वेंटिलेशन होने लगा है तो हो सकता है उसने बच्चों सैलिसाइक्लेट्स या मिथेनॉल का इंटेक किया हो। ठीक है, साथ में बच्चों अब उसकी बॉडी के टेम्परेचर को चेक करोगे। अगर हाइपोथर्मिया हुआ है यानी कि बॉडी ठंडी पड़ने लगी है, इसका मतलब उसने ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल ले लिया है या बारबिचुरेट्स का इंटेक कर लिया है। ठीक है, या बच्चों हाइपोथर्मिया यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है बॉडी का, तो हो सकता है बच्चों उसने एम्फेटामाइंस लिया हो या सैलिसाइलेट्स लिया हो। ठीक है, तो ये कुछ बच्चों वाइटल साइंस है जिनको आप चेक करोगे, है ना, और श्योर होने की कोशिश करोगे कि इसने क्या लिया है, कौन सा केमिकल लिया है। ठीक है, यानी कि उसने जो पॉइजन लिया है तो उसमें कौन सा केमिकल है ना, तभी तो आप उसका इलाज कर पाओगे, है ना। पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि इसने क्या खाया है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे बच्चों, उसका इलाज करोगे, क्योंकि अलग अलग केमिकल हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो फिर उसने क्या पॉइजन लिया है आप पहले उसको पहचानोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे बच्चों, उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट करोगे। ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों और भी तरीके हैं जिससे आप क्या करते हो, पेशेंट को ऑब्जर्व करते हो, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हो। जैसे कि दूसरा तरीका क्या है, पहला तो क्या है बच्चों, कई सारे वाइटल साइंस थे, यहाँ पर आपने हार्ट रेट को चेक किया, ब्लड प्रेशर को चेक किया, रेस्पिरेटरी रेट को चेक किया, टेम्परेचर को चेक किया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, उसकी स्किन को चेक करोगे। ठीक है, अगर उसकी स्किन मॉइस्ट हो गई है यानी कि नमी है उसकी स्किन में, इसका मतलब बच्चों ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो सकती है। अगर उसकी स्किन ड्राई है इसका मतलब एंटीकोलिनर्जिक की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, अगर उसकी स्किन बच्चों काली पड़ गई है इसका मतलब ऑक्जेलिक एसिड की पॉइजनिंग हो सकती है ना, या ब्लूइश वाइट हो गई है इसका मतलब मरकरी क्लोराइड की पॉइजनिंग हो सकती है, या व्हाइटिश पड़ गई है, सफेद सफेद पड़ गई है, इसका मतलब जिंक क्लोराइड की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, या ग्रेइश वाइट इसका मतलब कॉस्टिक एल्कलाइज की पॉइजनिंग। ठीक है, या ब्राउन या लेदरी हो गई है इसका मतलब क्रिसोल का इंटेक किया उसने, है ना, या ऑरेंज या लेदरी हो गई है ना, तो हो सकता है बच्चों वो क्रोमिक एसिड या पोटेशियम क्रोमेट का इंटेक किया हो। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप क्या करोगे, स्किन का एग्जामिनेशन करोगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे आप उसकी आंखों की पुतलियों को चेक करोगे इस तरह से, है ना। अगर बच्चों उसकी पुतली डायलेट हो गई है, प्यूपिल डायलेट हो गई है, इसका मतलब एट्रोपाइन या धतूरा या कोकेन या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इनमें से किसी एक का उसने क्या किया बच्चों, इंटेक किया हो। ठीक है, या बच्चों कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है इसका मतलब ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड का उसने क्या किया बच्चों, इंटेक किया हो। ठीक है, या इसकी पॉइजनिंग हो गई हो, है ना। इसके अलावा बच्चों आप उसके मुंह को सूंघोगे, है ना, तो उसमें कैसी गंध आ रही है तो उससे भी आप पता लगा सकते हो। अगर मान लो उसके मुंह से अदरक की गंध आ रही है, अदरक जैसी, इसका मतलब आर्सेनिक या ऑर्गेनोफॉस्फेट या फॉस्फोरस इसकी पॉइजनिंग हो सकती है। अगर मान लो बच्चों बेटर आलमंड की तरह गंध आ रही है इसका मतलब साइनाइड की पॉइजनिंग हो सकती है, या सड़े हुए अंडे की तरह गंध आ रही है इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड या डाई सल्फ्यूरम हो सकता है। ठीक है, मछली की तरह गंध आ रही है ना, यानी कि मछली के पास आप जाते हैं तो उससे कैसी गंध आती है, अगर उसी तरह से गंध आ रही है इसका मतलब बच्चों एल्यूमिनियम फॉस्फाइड या जिंक फॉस्फाइड की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है ना। अब पॉइजनिंग के केस में अक्सर पेशेंट जो होता है वो क्या करता है बच्चों, वॉमिटिंग करता है, तो आप उसके वॉमिटिंग को भी एग्जामाइन कर सकते हो, है ना। अगर उसकी वॉमिटिंग का कलर ग्रीनिश या ब्लूइश है इसका मतलब कॉपर सल्फेट का इंटेक हो सकता है, यानी कि इसकी पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, या म्यूकस है विथ अल्टर्ड ब्लड इसका मतलब मरकरस मरकरी डाइक्लोराइड या मरकरी ट्राइक्लोराइड की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, या डार्क कलर जिसमें अदरक जैसी गंध आ रही है तो फॉस्फोरस की, है ना, या ब्लैक कलर की हो गई है तो ऑक्जेलिक एसिड की, या बच्चों खून जैसी उल्टी कर रहा है, खून की तरह, है ना, खून की उल्टी कर रहा है इसका मतलब थैलियम की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप उसके मल को भी एग्जामाइन कर सकते हो, है ना। अगर उसका स्टूल चावल के पानी की तरह आ रहा है इसका मतलब बच्चों आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, या पानी की तरह डायरिया आ रहा है बिल्कुल, है ना, पानी जो होता है उस तरह, यानी इसका मतलब जमाल गोटे का उसने इंटेक किया हो। ठीक है, या वाटरी डायरिया
जिसके साथ साथ ब्लड और म्यूकस भी है, इसका मतलब बच्चों मरकरी ट्राइक्लोराइड या एरन जो होता है एरंडी, उसका उसने इंटेक किया हो, ठीक है। या अगर मान लो बच्चों भूरे कलर का वाटर आ रहा है, पानी आ रहा है स्टूल में, इसका मतलब कॉपर सल्फेट है ना। ब्लैकन एंड ऑफेंसिव यानी कि काले कलर का स्टूल निकल रहा है, इसका मतलब लेड कंपाउंड की पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टूल को एग्जामिन करके भी पता लगा सकते हो, ठीक है, कि उसने कौन सा पोजीशन का इंटेक किया है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आप यूरिन का भी एग्जामिन कर सकते हो, है ना। अगर पेशेंट को यूरिन आ ही नहीं रही है, बंद हो गई है मूत्र आना, अनयूरिया, या बच्चों उसको ओलिगो यूरिया हो गया, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में यूरिन आ रहा है, इसका मतलब आर्सेनिक, जमालकोटा, एरन या मरकरी की पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। या बच्चों डार्क स्मोकी एंड ग्रीन कलर की यूरिन का विसर्जन कर रहा है वो, इसका मतलब बच्चों कार्बोलिक एसिड का पॉइजनिंग हो सकता है, ठीक है। या बच्चों ऑक्सिलूरिया या हेमेटूरिया या एल्बुमिनीरिया, ये सब हो गया है, इसका मतलब ऑक्सिलिक एसिड का क्या हो सकता है बच्चों, पॉइजनिंग हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कुछ और फीचर्स है जिनको देखकर आप पता लगा सकते हो, जैसे कि अगर उसके नाक और मुंह से क्या निकल रहा है, झाग निकल रहा है, इसका मतलब किसकी पॉइजनिंग हो सकती है, स्ट्राइसिन, ओपियम, कॉपर सल्फेट या बारबिचुरेट्स या डीडीटी या एंड्रिन, ठीक है। अगर मान लो वो व्यक्ति कोमा में चला गया, इसका मतलब क्लोरल हाइड्रेट या ईथर या क्लोरोफॉर्म या बेंजोडाइजापाइंस, है ना, बेंजोडाइजापाइन, ठीक है। या बच्चों फेनोथाइजाइंस या ओपोइड्स, इसकी पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। अगर उसके आंखों की रोशनी चली गई है, इसका मतलब मिथाइल अल्कोहल या धतूरा, इसका इसने इंटेक किया हो या इसके कांटेक्ट में आ गया हो, ठीक है, सॉरी इंटेक किया हो, है ना। या बच्चों स्किन पर फोड़े फुंसे लगने होने लगे, ब्लिस्टर्स होने लगे, इसका मतलब बच्चों बारबिचुरेट्स या आर्सेनिक या कैलोट्रोपिस या भल्लातक जूस या ओलियंडर या क्रोटन ऑयल, इसका उसने इंटेक किया हो, ठीक है। या बच्चों उसको इल्यूजन होने लगा हो, हेलुसिनेशंस यानी इसको भ्रम होने लगा हो, इसका मतलब उसने एलएसडी लिया हो या हायोसिन लिया हो या कोकेन लिया हो या कैनबिस लिया हो, ठीक है। या बच्चों उसका मुंह सूखने लगा है, इसका मतलब ब्लेड या एट्रोपाइन या धतूरा का उसने इंटेक किया हो, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों कई सारे तरीके हैं जिससे आप पेशेंट को एग्जामिन कर सकते हो, ठीक है ना। अब बच्चों तीसरा तरीका क्या है, लेबोरेटरी फाइंडिंग, ठीक है। अभी तक आपने क्या किया बच्चों, पेशेंट को ऑब्जर्व किया और पता लगाने की कोशिश करी। अब आप क्या करोगे, उस व्यक्ति से ब्लड का सैंपल लोगे, यूरिन का सैंपल लोगे, स्टूल का सैंपल लोगे, ठीक है, और उसको फिर लैब में भेजोगे, है ना। तो लैब में आप क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले रूटीन टेस्ट। रूटीन टेस्ट में क्या क्या आता है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट, आर्टेरियल ब्लड टेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों किडनी फंक्शनल टेस्ट, लंग फंक्शन टेस्ट एंड ब्लड लैक्टेट टेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप कई सारे रूटीन टेस्ट कराओगे, है ना। उसके बाद बच्चों आप क्या करोगे, इमेजिंग स्टडीज करोगे, यानी कि उसके हृदय में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो उसको जानने के लिए आप चेस्ट का एक्सरे कराओगे, ठीक है, एब्डोमिनल का भी एक्सरे कराओगे, है ना। अगर मान लो ब्रेन पे इफेक्ट पड़ रहा है तो सीटी स्कैन कराओगे आप ब्रेन का, ठीक है। तो ये तरीके होंगे। इसके अलावा आप ईसीजी भी करा सकते हो, है ना। अब बच्चों लास्ट जो आएगा वो क्या आएगा, टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस, है ना। ये क्या है बच्चों, दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। अभी तक आप जो टेस्ट कर रहे थे वहां से अपन ने क्या किया बच्चों, सिर्फ अनुमान लगाया किसने ये लिया है या इसको ये पॉइजनिंग हो सकती है, इस तरह से आपने अभी तक अनुमान लगाया। अब आप क्या करोगे लास्ट में, कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए बच्चों आप क्या करोगे, क्रोमेटोग्राफी या स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज करोगे या मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज करोगे। इनसे आप क्या करोगे बच्चों, ये सारे टेस्ट क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट है। इनसे आप फाइनली केमिकल का एनालिसिस करोगे किसको, इसकी पॉइजनिंग हुई है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों 4 तरीके हैं। पहला तो क्या है, हिस्ट्री टेकिंग, दूसरा क्या है बच्चों, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, तीसरा क्या है बच्चों, लेबोरेटरी फाइंडिंग, और चौथा क्या है बच्चों, टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस, ठीक है। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो,
पॉइजन का डायग्नोस कर सकते हो इन लिविंग। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बच्चों डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन डेड। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।